बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं। हमारा नाम प्रेमानंद है। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में आज से 15 साल पहले क्या कहा था पता है? And do I look the puja part types? और आज उनको प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में नतमस्तक करते हुए देखा जाता है। इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल की उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं जी रहे। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। लोग कहते हैं कि आज की तारीख में भी ओशो का एक सेकेंड रूप काइंड ऑफ या IITN बाबा के बारे में बात हो रही है। ओशो को केवल बावले और पागल लोग ही समझ सकते हैं, और याद रखिए बावले और पागल लोग ही होते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। मोबाइल फोन बैन कर दो हर तीर्थ यात्रा से और आपको पता लगेगा 80% भीड़ गायब हो जाएगी। काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि ढेर सारा पैसा कमा लूंगा सुख मिल जाएगा। जिस दिन कमा लोगे तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। काफ़ी लोग सोचेंगे जितने रिलेशन बना लूंगा, जितनी नौकरी कर लूंगा, जितना नाम कमा लूंगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। क्या पता है आपको सबसे बड़े दुख की बात क्या है? लता मंगेशकर जी जो इतनी बड़ी गायिका थी, उनका इंटरव्यू किया गया। आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि भगवान कुछ भी करना, अगले जन्म मुझे लता मंगेशकर मत करना। आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो है अभिषेक कर। जी हाँ, आपकी बहुत ही हाई डिमांड थी कि उनसे स्पिरिचुअलिटी की बात करो, तो आज हमने उनके साथ बात की है उनकी स्पिरिचुअलिटी जर्नी के बारे में। वो प्रेमानंद महाराज जी से मिले हैं, वो श्री श्री रविशंकर जी से मिले हैं, ओशो के आश्रम में जाके उन्होंने बहुत सारा मेडिटेशन किया है। तो आज मैंने उनसे डिटेल में बात की है कि हमें अगर स्पिरिचुअलिटी में जाना हो, मेडिटेशन में जाना हो, तो ये अलग अलग गुरुज जो अलग अलग चीजें सिखाते हैं, अलग अलग क्रिया सिखाते हैं, उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों का महत्व क्या है, और हम अगर उस चीज को हमारे लाइफ में इंप्लीमेंट करना चाहे तो कैसे कर सकते हैं। इट इज वन ऑफ माय फेवरेट पॉडकास्ट, और अगर आप ये पॉडकास्ट को एंड तक देखते हो तो बिलीव मी, आप स्पिरिचुअलिटी की जर्नी में, मेडिटेशन की जर्नी में पहला कदम आज से ही रख पाओगे। आप एग्जैक्टली समझ जाओगे कि ये अलग अलग स्पिरिचुअल लीडर्स में से कौन सा लीडर सही है, कौन गलत है, और हमें किनके पास से क्या सीखना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द पॉडकास्ट। तो सबसे पहले तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करेंगे। बीच में आपने कहीं पर तो बताया था वृंदावन आपकी बेस्ट प्लेस है, आपको हमेशा वहाँ विजिट करना अच्छा लगता है, ऐसा क्यों? क्या है कि जब भी आप वृंदावन में जाओगे, वहाँ के बंदर बड़े शरारती और नटखट हैं। चश्मे लेके जाएंगे, आपका दुपट्टा लेके जाएंगे, और जब तक आप उनको फ्रूटी नहीं थमा दोगे तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। इसमें भी प्रेम ही है और कुछ नहीं, एक प्रेम ही है। आपने एक वीडियो देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था आज से कुछ समय पहले। ऐसे काफ़ी वीडियोस चलते हैं जिसमें एक हनुमान जी के शिष्य, एक वानर, हर दिन आते हैं सुबह 4:30 बजे, एक मंदिर में दंडवत नमन करते हैं, और हर कोई उनको देखता है। वो हर जगह श्री राम जगह पे दंडवत नमन करके जाते हैं। ये सारी इस तरह की लीलाएं वहाँ पर होती हैं। तो मुझे जो हमारे साथ थी वो 6-7 वर्ष से वृंदावन में थी, जो हमको गाइड कर रहे थे इस्कॉन के। तो उन्होंने कहा प्रभु की कृपा से हमारे साथ भले जितने भी नटखट हो, हमको कभी परेशान नहीं किया। हमने बोला यार पर हमें तो डेमो देखना था, हो सकता है प्रभु दिखा दें। बोला अरे नहीं, आप हमारे साथ हैं, कोई नहीं दिखाएंगे, आप बिल्कुल सेफ हैं। मैंने ये थोड़ी कहा कि मुझे डेमो अपने ऊपर देखना था। तो हम एक मंदिर गए, जगन्नाथ मंदिर था। तो हम वहाँ पर गए, तो वहाँ पर ना उनके प्रेमाइसेस के अंदर हम राउंड लगा रहे थे कि भाई उस तरफ से चक्कर लगा रहे हैं। वहाँ के बंदर इतने शातिर, कुछ 3 बंदर इस साइड पे पहले से रेडी थे, 2 बंदर इस साइड से रेडी थे, 1 बंदर कितने स्मार्ट थे, और उन्होंने ट्रैक कर लिया हम लोगों को। और उस समय पे, उस पल पे सिर्फ हम दोनों ही थे, और इन्होंने जाके इनके पर्स को पकड़ लिया। बोले दो तीनों जगह से घेर लिया। अब हम ढूंढ रहे हैं कि थोड़ा हु शाह करके कुछ भी करके भगाएं, वो भगने को तैयार नहीं है। उनको क्या लग रहा है कि उनका जो पर्स, उसमें खाने की कोई सामग्री है या कुछ तो भी है, या कुछ तो खाने मिल ही जाएगा इनको। तो उन्होंने वो चीज़ कर ली, वो छोड़ने को ही तैयार नहीं है। और वो फाइनली क्या हो गया, बैग तो नहीं ले पाए, उनकी ओढ़नी लेके चले गए। अब मैं घूम के देख रहा हूँ, वो बंदर भी बड़ा शरारती, ओढ़नी पहन के बहू जैसे घूम रहा है। मैंने बोला अरे भाई दे दे यार। अब वो इतने वो जोर से बंदर चिल्लाए भी, थोड़ा तो हमको भी लगेगा यार नोच नाच ना दे। तो वो देने को तैयार नहीं। हमको लगा यार ओढ़नी का ये क्या ही करेगा, ये तो दे दे। वो ओढ़ के घूम रहा है। तो फिर फाइनली उधर जो एक वेंडर था, बनाना वेंडर था, उसने बोला ये 20 रुपए दीजिए, हम फ्रूटी लेके फ्रूटी देंगे। वो फ्रूटी दिया, ओढ़नी आई, फिर उसके बाद निकले। फिर मैंने बोला भाई डेमो तो मिल गया हमें। तो बोले यार मेरे साथ आज तक नहीं हुआ है, और ये चीज़ हो गई है। और बिकॉज वृंदावन की बात कर रहे हैं ना, तो आज भी वहाँ पर ऐसे ऐसे संत और गुरु हैं। मैं वही बोल रहा था कि प्रेमानंद जी से कभी मिलने का मौका मिला है वहाँ पर?
यार टॉपिक आपने बहुत ही वो कर दिया है। देखिए प्रेमानंद महाराज जी की अगर अगर आपके पास समय हो मैं थोड़ा सा हाँ, बताना please, चाहूँगा, और please, लोगों को अगर पसंद आए तो वो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी के लिए करें बिल्कुल, क्योंकि एक अलग ही वो हैं। बहुत लोग ना आजकल प्रेमानंद महाराज जी को रील्स में देखते हैं, आपने भी देखा होगा, काफ़ी वीडियोस आते हैं, कभी विराट कोहली और अनुष्का जा रहे हैं उनके पास, बड़े बड़े लोग जाते हैं, बड़े बड़े यूट्यूबर्स जा रहे हैं उनके पास। विराट कोहली और इन सब पे तो मैं नहीं टिप्पणी कहूंगा कि, लेकिन बहुत सारे लोग सिर्फ शोशाबाजी के लिए भी जाते हैं, ये सबको पता है कि एक वैलिडेशन मिल जाता है कि देखो हम प्रेमानंद, लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी रोचक है। मैं आपको थोड़ा सा संक्षेप में बताऊंगा, आप भी सोचेंगे। तो प्रेमानंद महाराज जब बर्थ हुआ उनका, कानपुर के पास हुआ था एक गांव में, जब वो 5वीं कक्षा में थे, तब ना उनको एक रियलाइजेशन हुआ। उनको रियलाइजेशन क्या हुआ, सोचो 5वीं कक्षा में इतना बड़ा रियलाइजेशन कि यार एक समय पे तो मेरे माताजी भी मर जाएंगे, मेरे पिताजी भी मर जाएंगे, मैं तो अकेला हो जाऊंगा, धरती पे हर कोई आपको छोड़ के चले जाएगा और आपके साथ तो कोई रहेगा नहीं। और उसको सोच सोच के वो विचलित होने लग गए, बहुत एंग्शियस होने लग गए कि दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ, कि आप अकेले ही रह जाओगे, कोई नहीं रहेगा आपके पास, सब किसी ना किसी दिन चले जाएंगे, आपका पैसा चले जाएगा, आपकी संपत्ति चले जाएगी, आपका धन दौलत सब चले जाएगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ द लाइफ, कुछ नहीं बचने वाला, आप कंधे पे लेके, आपके सीने पे लेके कुछ नहीं जाने वाले हो। उनको रियलाइजेशन हुआ, तो वो इस सोच विचार में पड़ गए प्रेमानंद महाराज कि फिर मेरे साथ रहेगा कौन, और उनको आंसर आया ईश्वर। केवल ईश्वर ही है जो मेरी उंगली थाम के रखेंगे। तो ये जब रियलाइजेशन हुआ, इनकी फैमिली पहले से स्पिरिचुअल थी, इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर काइंड ऑफ पार्शियल सन्यासी ही थे, सन्यास को ही फॉलो करते थे। तो ये बोले कि यार अगर स्पिरिचुअली मेरे को इवॉल्व होना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। तो कुछ वर्ष बाद एक ही जगह हमारे देश में जो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट स्पिरिचुअल प्लेसेस कहा जाती है, जिसको शिव की नगरी भी कहा जाती है, वो है हमारा बनारसी, बनारस, काशी। तो काशी चले गए। पापा को इन्होंने बोला कि पापा देखिए हमको बनारस जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारे अंदर अध्यात्म की शुरुआत हो चुकी है। पिताजी बोले कि ठीक है, एक शर्त पे, जिस दिन भी कहीं से भी कोई कंप्लेन आई कि तुमने कोई भी गलत काम किया है, किसी को छेड़ा है, उस दिन हम तो तुमको मार ही देंगे। इस तरह से बोला, आप मुझे अनुमति दें, ऐसा कोई भी मौका नहीं मिलेगा। जी बनारस पहुंचे तो एक पेड़ के नीचे रोज 2-3 घंटे अपना साधना करते थे, जिसमें शिव जी को याद करते थे। बहुत लोगों को लगता है उन्होंने कृष्ण जी से शुरुआत करी, शिव जी से सबकी शुरुआत शिव जी से ही होती है। वैसे शिव जी को ध्यान करते थे, भिक्षु भिखारियों के साथ बैठते थे, और उसमें भी रूल रहता कि वो 10-15 मिनट के अंदर जो मिल जाए खाना वो खाना है, अदरवाइज कई कई दिन भूखे रहते थे। कई कई दिन केवल गंगा के पास वहां से पानी लेके वो पानी ले रहे हैं। रूल्स इतने स्ट्रिक्ट रहते थे कि 3 बार वो स्नान करते थे, चाहे ठंड हो, चाहे गर्मी हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, कि 3 बार स्नान करते थे और शिव की भक्ति में लीन थे। फिर जब वो 35 की एज में थे, तब एक इंसिडेंट हुआ जिसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या हुआ कि एक स्वामी जी आए इनके पास, एक गुरु समझ लीजिए। वो बोले यार वृंदावन से एक वो लोग आ रहे हैं, एक पूरा ग्रुप आ रहा है, ऑर्गेनाइजर आ रहे हैं, जो कि यहाँ पर पूरी तरीके से लीला का प्ले करेंगे, कृष्ण लीला का प्ले करेंगे, ये अपने ध्यान में। बोला न, मेरे को नहीं जाना, क्योंकि इन्हें तो डिसाइड कर लिया कि मैं तो डिवोटेड हो गया हूँ ऑलमाइटी को, नहीं जाना। वो बार बार वो एक होता ना पीछे ही पड़ जाना कि स्वामी जी यार चलो तो सही, एक बार देखेंगे तो सही किस तरह से लीला होती है, कृष्ण लीला। बोला अरे नहीं जाना ना यार, अपने को अपना ध्यान करना है, अपना स्नान करेंगे, भिक्षु जो मिलेगा खाएंगे, वैसा रहेंगे पेड़ के नीचे। अरे चलो। अचानक से उनको एक थॉट आया। थॉट क्या आया कि क्या पता ये शिव जी की लीला है, हो सकता है शिव जी चाहते हैं कि मैं जाऊं और ये अटेंड करूं। बोले ठीक है, इधर ही हो रहा है। तो वृंदावन का एक ग्रुप आ रहा था जो ये प्ले कर रहा था, आपकी ऑडियंस के लिए, सेफ साइड के लिए, इजी वे में बता रहा हूँ। अब वो प्ले जब देखे वो मुग्ध हो गए, बोले यार क्या चल रहा है। और वो 30 के, उनने ये भी नहीं सोचा था वो एक दिन भी करेंगे, वो 30 के 30 दिन आए, और तीसरे दिन दुखी हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्ले खत्म और अभी जाने वाले हैं। अब ये एंग्शियस हो रहे हैं, क्या करूं। ध्यान में बैठे हैं, ध्यान में अचानक से इनको आता है कि वृंदावन चलो। अभी तक इनके थॉट में कभी आया ही नहीं है वृंदावन जाना, वृंदावन चलो। पर अब जाए कैसे? भिक्षु हैं, साधु हैं, साधु के पास पैसा दौलत, जो साधु ये कहे कि मेरे पास बहुत ज्यादा धन दौलत संपत्ति, वो साधु है ही नहीं, वो पाखंड है, ये रियलिटी है।
साधु की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ लीडर स्पिरिचुअल, साधु स्पेसिफिक, वो साधु है ही नहीं। तो अब ये सोचे कैसे, तो एक व्यक्ति से इनकी मुलाकात हुई, ऑर्गेनाइजर को बोले यार ले चलो यार, मुझे तुम ले चलो, मना किए। फिर एक व्यक्ति ने उनको कहा कि स्वामी जी आप आइए हमारे इधर, खाइए, भर पेट खिलाया। इनके अंदर से एक इंट्यूशन आया कि इन्हीं से मैं पूछ लेता हूँ ना कि मुझे छोड़ सकते हो क्या वृंदावन। उन्होंने बोला आप मुझे मैं वृंदावन ले जाओगे। एंड एज इफ ये व्यक्ति को ईश्वर ने ही भेजा था और ये वेट ही कर रहा था कि ये सवाल पूछे। बिल्कुल गुरुजी, आपको हम ले जाएंगे, बोलिए आप कब चलना चाहते। इनसे तो खुशी ही नहीं देखी जा रही। बोले यार मैंने जो सोचा था वही होने वाला है। बोले हम तो जब आप बोलोगे हम कल चलने को तैयार है। बोले ठीक है हम कल आपकी व्यवस्था करते हैं। अगले दिन ये गए और एक बार ब्रज में गए, जैसे ही उस धरती पे कदम पड़ा, मेडिटेशन हुआ, इनके आंसू नहीं रुके। इट वॉज लाइक कि मैंने अभी तक तो अपनी जीवन व्यर्थ ही गवा दी है, वेस्ट कर दी है, मेरा डेस्टिनेशन यही था, श्री कृष्ण ही मुझे बुला रहे थे, शिव जी ने राह दी है यहाँ पे। और उसके बाद वो वृंदावन से निकलने को तैयार ही नहीं। बहुत कठिनाई उनने झेली है। हम लोग बड़े आसानी से कह सकते हैं उनको कितने कितने दिन खाने नहीं मिले थे। एक्चुअल चैलेंज हुआ था जब वो 35 उम्र के थे। जस्ट इमेजिन करो, इस सृष्टि में एक ऐसा व्यक्ति हो जिसको 35 साल के उम्र में डॉक्टर्स ये कह दे कि तुम्हारी किडनी खराब है, तुम 2 साल या मैक्स 5 साल से ज्यादा नहीं जी सकते हो। आज 19 साल हो चुके हैं और वो अभी भी जी रहे हैं। साइंस को फेल कर दिया है कृष्ण भक्ति ने। ऐसे हैं प्रेमानंद महाराज। क्योंकि प्रेमानंद महाराज ने ये कहा, उनको कहा भी गया, जो होता है ना किडनी में डायलिसिस कर लो, ऑपरेशन कर लो, ट्रांसप्लांट कर लो, नहीं। क्योंकि उनका शरीर से मोह ही निकल गया है। जिस व्यक्ति का शरीर से मोह ही निकल गया, उसको क्या सिक्स पैक की जरूरत, उसको क्या खूबसूरत दिखने की जरूरत, उसको क्या जरूरत कि मैं अपने आईलाइंस चेंज करूं, किसी चीज से मतलब ही नहीं है। शरीर का मोह ही निकल गया उनका। तो प्रेमानंद महाराज जी ने कहा कि भाई मेरी किडनी जैसे भी हो, मैं तो अपनी भक्ति में मग्न हूं, मैं आज भी लोगों को अच्छा ज्ञान दूंगा, सब कुछ दूंगा। वहीं टिक गए। सोचो डॉक्टर्स ने कहा था 5 वर्ष मैक्स, 19 वर्ष हो गए। उनकी अगर आप देखोगे किस प्रकार से आज प्रेमानंद महाराज, आप जस्ट इमेजिन करो, हम लोग कहते हैं हम तप कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम चुल्लू भर पानी में डूब मरने लायक हैं। प्रेमानंद महाराज आज भी इतने अच्छे वचन सबको दे रहे हैं और वो सिर्फ इतनी छोटी सी प्याली में 2 ग्लास पानी दिन भर में पी सकते हैं। इतना बोलने के बाद गला सूख जाता है इंसान का। हम लोग खुद 2 घंटे बोलने के बाद पानी पी लेते हैं। उनके पास एक रुमाल रहता है, वो गीला रहता है, उसको सिर्फ वो लिप्स में ऐसा टच कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ हिज किडनीज वो ज्यादा पानी भी नहीं ले सकते। कितने समय पे ये साधु केवल एक समय खिचड़ी लेके अपना पूरा लाइफ निकाल लेते हैं, और यहाँ पर हम 6 टाइम्स अ डे प्रोटीन, फाइबर, ये वो करते रह जाते हैं। सो प्रेमानंद महाराज अगर आप देखोगे, ऐसे ही इतने सारे लोग उनके पास नहीं आते। आज प्रेमानंद महाराज जब अर्ली एकदम अंधेरे में जब निकलते हैं ना, तो लोग खड़े रहते दंड लगा के वहां पर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनका ऑरा ही ऐसा है। सही है। इनफैक्ट काफी लोगों का तो ये कहना है, अच्छा इसमें मेरा तर्क अलग हो सकता है, काफी लोगों का कहना है कि प्रेमानंद महाराज तो खुद ही कृष्ण का रूप है, क्योंकि ऐसा कैसा हो सकता है किसी की किडनी काम नहीं कर रही और वो इतने वर्ष तक चल रहे हैं। बट इस पे भी प्रेमानंद महाराज जी ने एक बहुत अच्छा एक जगह पे कहा था कि आप लोग खुद सोचो, मैं तो एक सेवक हूं, एक भक्त हूं। एक भक्त को देख के आप लोग ऐसा सोच रहे हो, तो सोचो साक्षात जब वो रहेंगे तब क्या होगा। तब क्या होगा। मैंने वो रील देखा था एक जगह पर, किसने कहा था कि वो कल्कि के अवतार को मारने के लिए बिल्कुल आप भी जन्म लोगे। सो प्रेमानंद महाराज आज के युग में अगर आप देखे जाएं, ऑफ ऑल द गुरुज, रिस्पेक्ट सबके लिए, बहुत अच्छे अच्छे गुरुज हैं, बट वो एक गुरु है जिनको हर रिलीजन का बंदा जब सुनता है वो माइंड ब्लोन हो जाता है। वो एक गुरु है जो सही नॉलेज दे रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति जाता है, देखिए एक रिलीजियस कल्ट लीडर के पास अगर आप जाओगे और उसको बोलोगे कि यार मेरा लाइफस्टाइल बिगड़ गया, मैं क्या करूं, तो वो 3 जप बता देगा कि तुम ये जप करो, ये साधना करो, ये होगा। प्रेमानंद महाराज जी से अगर कोई जाके ये शब्द पूछता है कि स्वामी जी मेरी लाइफस्टाइल बिगड़ गई है, तो भाई आप 10 बजे सो, सुबह आराम से 5-6 बजे उठो, उसके बाद आप स्नान लो, आप ध्यान करो और अपना कर्म करो। करेक्ट। इट इज एज सिंपल एंड दिस इज साइंटिफिक ऑल्सो। साइंस भी तो यही कहता है, आयुर्वेद भी यही कहता है। सही है। सो प्रेमानंद महाराज आज वो हैं कि लोगों को तो आज थैंक्स टू सोशल मीडिया के कुछ अच्छी चीजें हो रही हैं जिसके चक्कर में उनको इनके बारे में पता लग रहा है। है। बट दिस इज द सॉर्ट ऑफ, सो ही इज नॉट प्रीचिंग,
उनके पास अगर एक मुसलमान भाई भी आएगा वो उसे भी गाइड करेंगे। वो कभी अपने अंदर बैर नहीं रखेंगे कि भाई तुम अल्लाह को याद करते हो तो तुम मेरे पास कैसे आ गए, क्योंकि उनको पता है यार। उन्होंने एक जगह पे कहा भी है, प्रेमानंद महाराज जी ने कहा है कि ये कोई शिव को आराधना कर रहा है, कोई कृष्ण को कर रहा है, कोई अल्लाह को करेगा, कोई सबको करेगा, ईश्वर है, आप जिस भी रूप में उसको ध्यान कर लो सही है तो ईश्वर ही, करेक्ट, नाम अलग है तो ईश्वर। लेकिन जो राधा रानी के प्रेम में वो जो पड़ गए भाई, एक्चुअल प्रेम उसी को कहते हैं। देखिए एक्चुअल प्रेम ये नहीं होता जब आप किसी से शारीरिक संबंध बनाते हैं, एक्चुअल प्रेम वो होता है जब आप उसमें डिसॉल्व हो जाते हैं। कहीं ना कहीं अगर यही वाली चीज आप विज्ञान भैरव तंत्र में भी देखेंगे तो इसी चीज का मेंशनिंग होता है। तो एक्चुअल लव इज नॉट व्हेन यू आर ओनली टेकिंग, एक्चुअल लव इज व्हेन यू आर ओनली गिविंग। जब आप देते रहते हो, ये होता है अनकंडीशनल। सैडली आज के समय में जितने लव होते हैं वो अनकंडीशनल नहीं है, दे आर ऑलवेज कमिंग अप विद अ कंडीशन। एक लड़का एक लड़की से इसलिए ब्याह कर रहा है क्योंकि लड़की खूबसूरत है, एक लड़की एक लड़के से इसलिए कर रही है क्योंकि उसके पास पैसा है, धन है, शौहरत है, प्रोटेक्शन देगा वो। इसीलिए आज के समय पे इतने डाइवोर्सेस भी इसलिए हो रहे हैं बिकॉज सब कुछ ट्रांजैक्शनल है। सही है। और इसीलिए प्रेमानंद महाराज जी जैसे लोगों का होना बहुत आवश्यक है। सो ट्रू, सो ट्रू। ये विज्ञान भैरव तंत्र मेरे ख्याल से हमने ओशो के यहाँ पर पढ़ा था जब भी हम साथ गए थे। ये ओशो भी एक अलग लेवल के लीडर है सच में। उनकी भी बहुत सारे ऐसे थॉट्स है जो हमें कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हैं, स्पेशली ये जो रिलेशनशिप्स के बारे में हम बात कर रहे थे। बिल्कुल, वहाँ पे कुछ अलग ही एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या सबसे मेजर लर्निंग रहा ओशो के? यार देखिए, ओशो अपने समय से इतने आगे थे कि आज भी उनको समझ पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। ओशो को केवल बावले और पागल लोग ही समझ सकते हैं, और याद रखे बावले और पागल लोग ही होते हैं जो दुनिया को बदल सकते हैं। सही है। सो आपको समझना पड़ेगा कि ओशो की विचारधाराएं केवल और केवल मनुष्यता को ही चैलेंज नहीं करती थी, वो पॉलिटिक्स को भी चैलेंज करती थी और साथ में धर्म के गुरुओं को भी चैलेंज करती थी। इसीलिए तो 22 देशों ने ओशो को बैन करके रखा था, बिकॉज ओशो की विचारधाराओं से उन्हें इतना डर लगता था कि ये कहीं इधर आ गया तो हमारे लोगों की काया पलट देगा ये। 22 देशों ने एक व्यक्ति को बैन किया था, वीजा नहीं अलाउड था, ही कैन नॉट ट्रेवल टू दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओशो की भी ना बहुत कंट्रोवर्सीज रही हैं, हम सबको पता है। रजनीशपुरम की हम बात करें, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विवादित रह चुके हैं। लेकिन ओशो की भी आप पूरा बेस रूट से आप पता करोगे, जैसे अगर आपकी ऑडियंस को मैं उनका थोड़ा बेस बताऊं, क्योंकि लोगों ने सिर्फ आगे का सुना है कि ही इज़ द गुरु ऑफ रिच, ही इज़ अ सेक्स गुरु, ही इज़ अ कल्ट, सबने यही चीज़ सुनी है। लेकिन असली बात अगर मैं आपको बताऊं तो ओशो के जैसे अगर आप बचपन से जाते हैं, जैसे आपके ऑडियंस में बहुतों को नहीं पता होगा, ओशो 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 हर कोई कहता है। क्या आपको पता है ओशो का जो लास्ट जन्म हुआ था वो 700 साल पहले हुआ था, 700 ईयर्स पहले ओशो का लास्ट जन्म हुआ था तिब्बत में। और ये खुद एक मॉन्क ने कन्फेस किया हुआ है कि आज भी वहाँ पे जो बॉडीज है वहाँ पर एक बॉडी प्रिजर्व्ड है उस टाइम की। उस समय पे क्या हुआ था कि ओशो जब उस समय पे एक तिब्बतियन मॉन्क थे तो वो एक 21 डे की साधना में थे बिना खाए पिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लास्ट 3 दिन में, जब आखिरी 3 दिन बचे थे उस 21 डे के पूरे प्रोसेस के, उनकी डेथ हो गई थी। तो डेथ हो गई थी तो वो 3 दिन जो बचे थे वो किस तरह से कवर हुए थे वो उनके चाइल्डहुड में पता लगते। जब ओशो पैदा हुए थे तो जब उनकी माँ उन्हें दूध पिलाना चाहती थी 3 दिन तक वो पी ही नहीं रहे थे। सब लोग परेशान हो गए कि यार माँ का दूध क्यों नहीं ले रहा है, सब हक्के बुक्के रह गए थे कि कुछ परेशानी है। वो जो लास्ट 3 डेज थे 4th डे अपने आप सब नॉर्मल हो गया, तो पीपल वर रिलैक्स्ड कि ये सारी चीज़ें। तो ओशो का ये पहले जन्मों का जो एनलाइटमेंट बचा हुआ था वो प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। हमें लगता है कि आज आप और मैं जो यहाँ पर बैठे हैं ये इस लाइफ का चीज़ है, नहीं, देयर आर मल्टीपल पास्ट लाइफ्स जिसका कंप्लीशन यहाँ पर हो रहा है। ओशो की अगर मैं बचपन की बात करूँ तो वो पैदा होने के बाद ही उनके जब बॉर्न हो गए तो उनकी जो नानी जी थी और नाना जी थे वो चाहते थे कि यार ये हमारे साथ रहे। उन्होंने रिक्वेस्ट करी, ठीक है आप बिल्कुल रहो। ओशो की परवरिश के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनकी नानी जी का है। ओशो इतने जल्दी इसलिए भी बन पाए क्योंकि उनकी नानी जी उनके साथ थी, बहुत खुले दिमाग की थी। उनकी नानी जी एक जगह से बिलोंग करती थी जहाँ पर कि एक मंदिर है, आज भी काफ़ी के से नाम होता है, लेट पीपल गेस इन द कमेंट्स, जहाँ पर कि बहुत विवादित रहता है कि इस तरह की मूर्तियाँ क्यों हैं वहाँ पे।
आप समझ रहे होंगे मैं कौन से एरिया की बात कर रहा हूँ। मैं भी गया हूँ, बहुत सुंदर जगह है, फालतू में उसको बहुत, मेरे को उस जगह की एक बात अच्छी लगती है वो मंदिर की कि भाई उधर मैं जब टिकट काउंटर पे जाता हूँ तो इंडियंस के लिए एक अमाउंट है और जो अमेरिकन है उनके लिए 10 टाइम्स ज़्यादा रहता है। पता नहीं, अच्छा लगता है, वैसे होना नहीं चाहिए ऐसा, बट मेरे को फिर वो थोड़ा अंदर वो वाला फीलिंग आ जाता है, कॉलोनियल में तुमने लिया अब तुमको हम लेंगे, तो वो थोड़ा सा लगता है इधर के मंदिर पे। बट उस सीन ऐसा था कि ओशो की जो नानी जी थी और नाना जी थे, इन्होंने उनको फॉर्मल स्कूलिंग 8 वर्ष तक जाने ही नहीं दिया। उन्होंने बोला होम स्कूलिंग जिसको कहते हैं, जो इलॉन मस्क भी करवा रहा है अपने बच्चों को, वो करो। इसके कारण उनको फ्लेक्सिबिलिटी और लिबर्टी बहुत मिली। ओशो बहुत समय तक एक पेड़ के ऊपर बैठे रहते थे, 2-2 3-3 घंटे तक बैठे रहते थे, पानी के तट पे बैठे रहते थे और बस ऑब्जर्व करते रहते थे, चीज़ों को समझने की कोशिश करते थे। ओशो का बेस्ट टाइम पास बचपन में खेलना कूदना नहीं था, तारों को देखना था। वो तारों को देख के मतलब इतनी डीप थिंकिंग में जाते थे। उसके बाद क्या हुआ था, मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड चलता हूँ कि जब ओशो ने फिर पढ़ाई करी, ओशो के प्रोफेसर परेशान हो गए क्योंकि वो इतने ज़्यादा सवाल पूछते थे, इतने ज़्यादा सवाल पूछते थे कि प्रोफेसर ने जबलपुर में हाथ जोड़ दिया कि भाई माथा मत खाओ यार, हमारा कितना सवाल पूछते हो, और वो बहुत डीप पहुँचते थे। अब बहुत सारे कॉलेज प्रोफेसर्स की आदत होती जो किताब में है रट लिया वही बता दिया, ओशो उसको चैलेंज कर देते थे। तो एक बार क्या हो गया कि भाई ओशो से परेशान होके ये चले गए प्रिंसिपल के पास, कॉलेज के प्रिंसिपल, भाई साहब नहीं समझ में आ रहा ये बंदा, इसको निकाल दो या तो फिर मैं निकल जाऊंगा। उस समय पे प्रिंसिपल ने इनको बुलाया, ओशो को बोला तुम गलत नहीं हो बट मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को ये टीचर भी चाहिए, तो यार आपको निकलना पड़ेगा। ओशो ने अभी वहां पर भी डिबेट कर लिया, एक शर्त पे आप मुझे किसी कॉलेज में एंट्री करवाओगे। कोई कॉलेज लेने को तैयार नहीं क्योंकि उनका रेपुटेशन ऐसा है कि ये सारे टीचर को इतना पूछेगा, परेशान कर देगा, जिसके कारण सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो फिर फाइनली क्या हुआ, एक कॉलेज में उनका दाखिला हुआ। वहाँ पर भी पढ़ते पढ़ते क्या हो जाता था कि ओशो, आप सोचो एक अगर 15-17 ईयर ओल्ड बंदा है, वो रोज़ बाहर बैठ रहा है और 24 ईयर ओल्ड वाले 23 ईयर ओल्ड वाले उससे सुनने आ रहे हैं कि ये क्या बता रहा है। फाइनली उन्होंने कॉलेज छोड़ा, स्पिरिचुअल प्रीचिंग चालू कर दी उन्होंने, हर जगह पे लोगों को ज्ञान देने लग गए और उनके ज्ञान और डिबेट इतने ज़्यादा चले। जबलपुर पे एक समय पे जब सोशल मीडिया नहीं था, उनके एक एक शिविर पे 8 से 10 हज़ार लोग आ जाते थे, 8-10 हज़ार लोग विद पुलिस प्रोटेक्शन रहता था वहाँ पे। आप सोचो, सोशल मीडिया भी नहीं है, ये उस समय की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ना इनका काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी बढ़नी शुरू हुई। अब ओशो के साथ बचपन में 2 चीज़ें हुई थी। आपको पता है ओशो महात्मा गांधी से भी मिले थे। अच्छा। ओशो जब 10 वर्ष के थे तब एक समय पे वो जहाँ पर रहते थे नानी जी के साथ, वहाँ पर महात्मा गांधी आने वाले थे। महात्मा गांधी उस समय के समझ लीजिए टॉप इन्फ्लुएंसर, तो क्रेज तो रहेगा, सबको मिलना है यार, महात्मा जी आ रहे, हर कोई ट्रेन के पास भागा। उस समय पे ओशो बोले मैं कैसे जाऊंगा यार उधर, तो नानी जी ने प्यार करती हैं 3 रुपए दिए। 3 रुपए उस समय पे बहुत बड़ी बात होती है। 3 रुपए का उन्होंने कॉइन अपने जेब में रखा, ओशो पहुंच गए रेलवे स्टेशन कि महात्मा आ रहे हैं, महात्मा गांधी आ रहे हैं, सब मिलने जाएंगे। सब जब देखने गए तो इंडियन रेलवेज 12 घंटे लेट उस समय पे। तो 12 घंटे, और तब पता भी नहीं चलता था ना, ऐप है नहीं, आप पता कैसे करोगे कितना लेट आएगा। तो मैक्सिमम लोग जा चुके हैं। ओशो का डेडिकेशन देखो, जब भी आएगा मैं तो रहूँगा, 12 घंटे 20 घंटे कैंसिल जो भी हो मैं खड़ा हूँ। फाइनली 12 घंटे बाद आए तो भीड़ खत्म ही हो गई है, बहुत रेयर है। जब गांधी जी उतरे, बच्चे को देखा, बुलाया, तो उन्होंने बोला जेब में क्या है। जेब थोड़ा भारी दिख रहा था, छोटा सा था जेब। बोले 3 रुपया है। तो बोले गांधी जी के पास एक चैरिटी बॉक्स था, बोले इसमें डाल दो। तो इन्होंने बोला क्यों डाल दूँ, तो ओशो ने बोला, तो गांधी जी बोले ये गरीबों के लिए हम पूरा टोकन लेके जा रहे हैं, गरीबों में दान होगा। तो ओशो ने वो टोकन ही उठा लिया पूरा। तो गांधी जी बोले ये क्यों, कस्तूरबा जो उनकी वाइफ थी वो भी थी, वो हंसे जा रही हैं, बोले ये क्या चल रहा है। तो गांधी जी बोले अरे आप ये टोकनी क्यों उठा लिया आपने पूरी। तो बोले यार मेरे गाँव में भी तो बहुत गरीब हैं, तो मैं ये सारा जाके दान कर दे, तो गरीबों को ही तो दान करना है। तो उनकी वाइफ हंसने लग गई गांधी जी की कि बोले पहली बार कोई मिला है जो आपसे भी डिबेट करके जीत सकता है, वरना तो मुझे ये डब्बा मेरा सौतन ही लग रहा था, आप जब देखो इसे डब्बे के साथ रहते हो। तो फिर गांधी जी ने बोला, समझाया उसको प्रेम पूर्वक कि नहीं आप नहीं ले जा सकते। तो उन्होंने अपना 3 रुपये रखा और भाग के चले गए। तो उनका इंटरेक्शन गांधी जी के साथ भी पहले जब वो छोटे थे 10 वर्ष समय पे तब हो चुका था। तो ऐसा नहीं है, काफी लोगों को लगता है वो सिर्फ गांधी जी को हेट करते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत सारी चर्चा चलती है इसके। देखिए उनका रूल सिंपल सा था,
ओशो ये कहते थे, गांधी जी ये कहते थे कि स्वदेशी होना चाहिए तभी हम चलेंगे, वो चरखा को प्रमोट करते थे। ओशो कहते थे जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं आएगा, टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, तब तक ग्रोथ नहीं हो पाएगी इकोनॉमी की, और तब तक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं बन पाएंगी। तो दोनों अपने अपने समय पे अपने अपनी जगह पर सही भी थे उस समय पे। ओशो की फिर बात करें कि ओशो एक बार जो दूसरा एक वो था कि उनको एनलाइटमेंट कैसे मिला, बहुत लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ओशो एनलाइटेंड कैसे हो गए, क्यों कहा जाता है कि ओशो एनलाइटमेंट थे। तो ओशो को एक चीज समझ में आने लग गए थे कि ये पहले तो थोड़ा मैं जानना चाहूंगा ऑडियंस के लिए कि एनलाइटमेंट क्या होता है। अब यार देखिए, मैं बहुत छोटा व्यक्ति हूँ इस चीज को समझाने के लिए, बट एनलाइटमेंट का एक्चुअल अर्थ होता है सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप को पूर्ण तरीके से समझना इज एनलाइटमेंट। इसको अगर मैं एलैबोरेट करूं, एक एनलाइटमेंट इंसान वो होगा जिसको अगर कुछ मिल जाए तो भी सुख नहीं होगा, कुछ चले जाए तो भी दुख नहीं होगा, ये होगा एनलाइटमेंट। तो आप लोग खुद ही समझ जाओ जो देख रहे हैं कि हम लोग एनलाइटमेंट नहीं पा चुके हैं, क्योंकि हम लोग बहुत रिश्तों के डोर से बंधे पड़े हुए हैं। माता पिता, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, फ्रेंड्स, अरे एक भी चले जाता है तो उसका दुख हम सीने पे सह नहीं पाते। तो हम एनलाइटमेंट के राह से बहुत कोसों दूर है, बट एनलाइटमेंट ही असली गोल है। काफी सारे लोगों को लगता है कि ढेर सारा पैसा कमा लूंगा सुख मिल जाएगा, जिस दिन कमा लोगे तब भी आपको सुख नहीं मिलेगा। काफी लोग सोचते हैं बहुत सारा सेक्स कर लूंगा बहुत सारा सुख मिलेगा, उनको तब भी सुख नहीं मिलेगा। काफी लोग सोचेंगे जितने रिलेशन बना लूंगा, जितनी नौकरी कर लूंगा, जितना नाम कमा लूंगा, उसको सुख नहीं मिलेगा। क्या पता है आपको सबसे बड़े दुख की बात क्या है? लता मंगेशकर जी जो इतनी बड़ी गायिका थी, उनका इंटरव्यू किया गया, आखिरी इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि भगवान कुछ भी करना, अगले जन्म मुझे लता मंगेशकर मत बनाना। और पूरी दुनिया क्या सोचती थी कि वो इतने बड़े स्टार हैं, कितनी तो खुश होंगी, कितनी कंटेंट होंगी। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू में आज से 15 साल पहले क्या कहा था पता है? उनके इंटरव्यू ने पूछा कि आप पूजा पाठ करते हो? उसने हंस के कहा था, मैं वो व्यक्ति लगता हूँ क्या जो पूजा पाठ करेंगे? और आज उनको प्रेमानंद महाराज जी के आश्रम में नतमस्तक करते हुए देखा जाता है। आज देखा जाता है कि वो नीम करोली बाबा के आश्रम जा रहे हैं और वो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ रहे हैं। आज देखा जा रहा है कि वो अनुष्का शर्मा के साथ बैठे हुए हैं और कृष्ण कीर्तन चल रहे हैं इस्कॉन में। आप समझ रहे हैं? आपको अच्छा, और एनलाइटमेंट की आपने जब बात छेड़ी है, एनलाइटमेंट जरूरी नहीं है केवल ध्यान से आता है। हो सकता है इस कन्वर्सेशन के बाद मैं कुछ ऐसी बात कर लूं, उसी बात से आपको एनलाइटमेंट आ जाए। यस 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 यस। कुछ भिक्षु ऐसे थे, उनको पीठ पे लात पड़ी, उतने में स्वामी विवेकानंद जी की अगर बात करें, उनको एनलाइटमेंट कैसे मिला? पढ़ के नहीं मिला, उनके गुरुदेव ने उनके सीने पे जब पैर रख दिया, उनको उतने में एनलाइटमेंट मिल गया। पर हम लॉजिकल माइंड सोचेगा ऐसे कैसे पैर रखने से, फिर तो आप सबको पैर रख दो। नहीं, हमने पास्ट लाइफ की बात करी, जैसे वो 3 दिन बच गए थे ओशो के। पास्ट लाइफ में जर्नी पूरी हो गई थी, इस जर्नी में वो बस 1% बचा था, टाइम आ चुका था, बस वो टाइम कोइंसाइड हो गया तो लोगों को लगा पैर रखते ही एनलाइटमेंट हो गया। एक्चुअली वो टाइम आ चुका था, उसी समय पे एनलाइटमेंट होना ही था। तो हमने वो कनेक्ट कर लिया। सारे जितने लोगों को देखेंगे, गौतम बुद्ध देखेंगे, महावीर को देखेंगे, सारे एनलाइटेंड सोल्स हैं। आज भी हमारे इर्द गिर्द भी होंगे एनलाइटेंड सोल्स, करेक्ट, बट हमें शायद पता ही नहीं है, क्योंकि हमने एक दिमाग में मिस्टिक वैल्यू बना ली है कि एनलाइटेंड मतलब जादू टोना होता होगा, हवा में उड़ जाते होंगे, शक्ति प्रदर्शन करते होंगे। अच्छा, और एनलाइटेंड सोल का एक और खासियत आपको पता है? जो भी व्यक्ति एनलाइटेंड होता है ना, जब तक वो जीवित होता है तब तक उसे कोई पहचान नहीं पाता, बहुत कम लोग पहचान पाते हैं। उल्टा उसको हेट्रेड मिलती है, क्योंकि उसकी सोच पूरी दुनिया से अलग होती है। एक रीजन था गौतम बुद्धा को भी पत्थरों से मारा जाता था। एक रीजन था जब स्वामी विवेकानंद को भी स्टार्टिंग में एक्सेप्टेंस नहीं मिली थी। वो तो शिकागो में जाके जब उन्होंने स्पीच दिया, वो थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे, कौन थे गुरु, लोग कमेंट्स में बताएंगे। तो जब वो गुरु थे, वो काली जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो स्वामी जी को उन्होंने कहा कि देखो, अब तुम्हारी एज हो गई है, अब तुमको और इंग्लिश भी आती है, मुझे इंग्लिश अच्छे से नहीं आती है, तो तुम वो व्यक्ति होगे जो ईस्ट को वेस्ट से मिलाओगे, तो तुम जाओगे बाहर और प्रचार करोगे। बोले ठीक है गुरुदेव, मैं जाता हूँ। जैसे तैसे करके वो पहुंचे। इंडियंस को तब रिस्पेक्ट नहीं किया जाता था, लैंड ऑफ स्नेक चार्मर्स, बीन बजाते रहते हैं, इस तरह से बोला जाता है। तो शिकागो में एक समिट हो रहा था। समिट में ये कहा गया था कि सबको आधे घंटे का समय मिलेगा बोलने के लिए। विवेकानंद जी को 1 मिनट का समय दिया गया था, की नोट स्पीच। सोचिए, फॉर्मेलिटी। जब विवेकानंद जी उठे, उनका 5th-6th नंबर पे नंबर आया, तो आसपास क्राउड की आवाज आ रही थी, अरे एक इंडियन आ गया, अरे बोर करेगा, अरे ये क्या बोलेगा, ऐसा वैसा करके। और उधर ना स्टॉप वॉच रखने वाले व्यक्ति रहते थे, बिकॉज देखना पड़ता था ना टाइम टू टाइम कितना हो रहा है। विवेकानंद जी गए, उन्होंने पहला ही कहा,
टू ऑल माई बिलवड ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। जैसे उनने बोला पूरी क्राउड तालियों के साथ चिल्ला उठी। पता है क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति जब भी एड्रेस करता था लेडीज एंड जेंटलमैन करता था, पहली बार किसी ने अपना भाई और बहनों। और इंटरेस्टिंग चीज, 2 घंटे तक सेशन चला, स्टॉप वॉच देखने वाला भूल 1 मिनट टाइम दिया था। और वहीं पे आप सोचो, बहुत लोगों को ये भी नहीं पता, टाटास ग्रुप आपको पता है? टाटास ग्रुप के जो उस समय के चेयरमैन थे, कौन थे? अगेन लोग कमेंट्स में गेस करें। वो खुद इतना बड़ा साम्राज्य स्वामी विवेकानंद जी के कारण बना पाई, ये बहुतों को पता ही नहीं है। जब शिकागो गए थे तो एक समय पे एक ही गाड़ी में स्वामी विवेकानंद जी बैठे, टाटा जी बैठे हुए। टाटा जी ने बोला, अरे हमने आपके बारे में बहुत सुना है, आप तो बहुत बहुत। देखो ये वो समय था जब सोशल मीडिया इतना था नहीं, तो वर्ड ऑफ माउथ से पता चल रहा था, तो बड़े पीपल न्यू। स्वामी जी बोले हमने भी आपके बारे में सुना है। तो टाटाज उस समय पे मेनली स्टील प्लांट पे, जो झारखंड था और ये सारे एरियाज थे, वहाँ स्टील पे वर्क करते थे, कैपिटल इंटेंसिव। तो बातों बातों में स्वामी जी ने कहा कि मेरा उद्देश्य है कि मैं यूथ को जगाऊं कि भाई एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, ध्यान करो, सब कुछ करो, सब कुछ कर सकते हो, हार नहीं माननी है। तो टाटा जी ने कहा, बोले हम भी करते हैं। तो स्वामी जी ने उनसे पूछा, टाटा जी आप इधर, वैसे बाय द वे आप इधर आए क्यों हो, फॉरेन क्यों आए हो? तो टाटा जी कहते हैं, यार मैं ना मैच स्टिक्स लेने आया हूँ, माचिस लेने आया हूँ। तो बोले इधर क्यों? बोले यार क्योंकि मैन्युफैक्चर तो जापान में ही होता है ना, तो हमको तो उसके लिए आना पड़ेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप क्या करने वाले हो? उसके बाद मशीन्स लेनी है मुझे, क्योंकि यूएस मेड होती हैं, तो यहीं से हम लेके जाएंगे। तो इन्होंने आइडिया दिया, बोले आप जस्ट सोचो, अगर आप ये सारी छोटी से बड़ी चीज़ें भारत में ही बनाने लगो तो आपको डिपेंडेंट होना नहीं पड़ेगा, और कितनी रोजगारी बनाओगे। टाटाज ने मिशन बना लिया, और आज आप देखो टाटास नींव से लेके, नमक से लेके, मेटल से लेके, घर गाड़ी से लेके हवाई जहाज तक है। तो दिस इज वेयर ईस्ट मेट वेस्ट। आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी, हमें दुर्भाग्य यही है हमारे देश का, वही चीज होती है ना, अभी हम बॉलीवुड की बात करते हैं, धनाधन लाइक कमेंट सब आ जाते हैं। हम आध्यात्म की बात कर रहे हैं, लोगों को इंटरेस्ट शायद इतना नहीं आए, बट हम कोशिश करते हैं कि वो पहले। आपको पता है एसीडीसी करंट हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो उसी से आपने निकोला का नाम सुना होगा, सुना है, करेक्ट? भाई साहब उनको डायरेक्शन स्वामी विवेकानंद जी ने दी है। अब आप सोचो क्या हुआ था कि जूलिया करके एक्ट्रेस थी उस समय की, बहुत ब्लैक एंड वाइट की, बहुत ही चर्चित वो थी। तो उस समय पे एक्टर एक्ट्रेसेस जो बड़े बहुत रहते थे, समझ लो उस समय के अमिताभ बच्चन, जब वो पार्टी थ्रो करते थे तो उनकी पार्टीज में वो लोग सेंट्स को भी बुलाते थे, सेजेस को बुलाते थे, स्पिरिचुअल को बुलाते थे, बिजनेस वालों को। नेटवर्किंग इवेंट होता था ना, जैसे आजकल होता है, तो हर तरीके बुलाते थे। तो उन्होंने बुलाया, तो उस पार्टी में स्वामी जी भी थे, निकोला भी थे। अब देखो यूएस तो यूएस रहा, दारू पीने का कल्चर तो उधर, पार्टी तो तब से ही चल रहा है, स्वामी जी तो करेंगे नहीं, ब्रह्मचार है। तो स्वामी जी और निकोला जी की बात हो गई वहाँ पे। स्वामी जी को इन्होंने फिजिक्स के बारे में बात कराई कि मैं ऐसा ऐसा है, ये फिजिक्स होता है, क्वांटम, ये सारी चीज़ें, मैकेनिक्स, ये। स्वामी जी बोले यार ये सारी चीज़ें तो हम अपने ग्रंथ में पढ़ चुके हैं, काइंड ऑफ द साइंस। देखो जो आज का साइंस है वो पहले का हिस्ट्री है, एज सिंपल एज दैट, और यही वैसा वर्सा चीज़ होती है। तो उन्होंने बोला कि भाई ये सारी चीज़ें, दोनों ने जो इंटरेक्शन उनका खतरनाक वाला हुआ, उसके बाद निकोला ने जितने पेपर्स निकाले आप जाके पढ़िए, उसमें संस्कृत शब्द हैं, क्योंकि इंट्रोड्यूस करवा दिया स्वामी विवेकानंद जी ने इनको। स्वामी विवेकानंद जी ने इनको डायरेक्शन दिया। तो जब भी आप मिस्टिक स्पिरिचुअल एलिमेंट ऑफ निकोला के बारे में सोचेंगे तो हमेशा याद रखें हमारे स्वामी विवेकानंद जी का आता। स्वामी विवेकानंद जी के एक और, अगर आप अनुमति दें, मैं 2-3 ऐसे किस्से बताऊंगा कि ब्लोन अप हो जाएंगे। देखिए ओशो और स्वामी विवेकानंद जी में एक चीज़ कॉमन थी, वो लोग बहुत सारी किताबें छोटे समय में पढ़ सकते थे। ओशो 1.5 लाख किताबें अपनी लाइफ टाइम में पढ़ चुके थे, और जबकि वो 60 से ज़्यादा जिए नहीं थे। 1,50,000 बुक्स। एंड स्वामी विवेकानंद जी तो क्या पढ़ते थे, वो लाइब्रेरी की लाइब्रेरी पढ़ देते थे एक दिन में, किताब नहीं। 1-2 किस्से बताता हूँ, 2 नहीं 3 बता देता हूँ इफ़ यू अलाउ। सो एक बार क्या होता है कि एक जर्मन के घर पे जाते हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जाके जब बैठते हैं उस जर्मन के घर पे, जर्मन फ्रेंड रहता है, तो एक किताब उधर पड़ी हुई देखते हैं, 700 पेजेस की वो किताब रहती है, और उस पर उन्होंने अपना बुक मार्क लगाया रहता है 15th 20th पेज पे। ये जाके स्वामी विवेकानंद जी को बोलते, स्वामी विवेकानंद जी जब देखते हैं उस किताब में जर्मन में लिखा हुआ है, स्वामी जी तो इंग्लिश और ये वाले, तो वो जर्मन वाला बोलता है, उन्होंने पूछा, बोले ये आप किताब पढ़ रहे हो? बोले हाँ किताब पढ़ रहे हैं। बोले कैसी है? बोले अभी तो 10-15 पेजेस पढ़े हुए हैं, ठीक है। बोले मैं 1 घंटे ये बोरो कर लूँ? बोले हाँ कर लो, बैठो आप आराम से।
तो 1 घंटे के लिए वो किताब लेके बैठ गए। 1 घंटे बाद आके स्वामी जी इनको बोलते हैं मत पढ़ो, कुछ खास नहीं है, बस ये 45 पेज में हल्का फुल्का है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये बोले अरे क्या पागल बना रहे हो यार, एक तो जर्मन की किताब है, ऊपर से 1 घंटे में, मैं खुद इतने दिन में जाके 15वें पेज पे पहुंचा हूँ दिन भर पढ़ के, और आप ऐसे बोले अरे सही में नहीं काम किए, पूछ लो कुछ भी। उन्होंने 200 पेज पूछा, इनने बता दिया। 300 पेज पूछा, बता दिया। एग्जैक्ट एग्जाम्पल्स बता दिया। वो ब्लोन अप हो गया, भाई कैसे 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 का तो मैं बताऊंगा, पर पहले 2 स्टोरीज और बता देता हूँ इसी से रिलेटेड, फिर पता लगेगा। स्वामी जी जब बंगाल के इधर थे, सो जैसे रामकृष्ण मिशन चला, उसका नींव कोलकाता की तरफ से रखी गई थी, बहुत ही अच्छा है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा वहाँ पे स्थापना हुई है, बहुत जगह पर गए हैं, उनके मठ गए हुए। तो स्वामी जी का जो असिस्टेंट था वो लाइब्रेरी में जाता था और बुक्स इशू करके लाता था। तो हर दिन 4-5 बुक्स आते थे और अगले दिन रिटर्न होकर नहीं आती थी। एक दिन लाइब्रेरियन ने टॉन्ट मार दिया इसके सेक्रेटरी को, अरे तुम्हारे स्वामी जी उल्लू बना रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं क्या कि मैं इतनी किताबें पढ़ रहा हूँ, इतनी किताबें कौन पढ़ सकता है, तो अपने स्वामी जी को बोल देना तो शो ऑफ करें मत, वो है। तो स्वामी जी को बोला, स्वामी जी अब तो इज्जत पे आ गई ये वाली चीज़। तो वो बोले कि एक काम करते हैं, मिल लेते हैं। बोल रहा था मिलने, बोले हाँ। तो ये लाइब्रेरी गए स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी जी बोले क्या हो गया, तो बोले अरे क्या भाई आप रोज़ एक एक किताब, और वो भी इतने टिफिकल्ट, टेक्निकल भी ले जाते हो, फंड ये भी ले जाते हो, आध्यात्म ले जाते हो, सब। मैंने बोला पढ़ ली ना मैंने सारी। तो बोले मैं कुछ भी पूछूं? भाई साहब वो अरिथमेटिक के एग्जाम्पल पूछ रहे हो, उसका पूरा इक्वेशन बता दे रहे हैं स्वामी जी। वो कोई सी भी किताब लेके पूछे तो भाई हाथ जोड़ लिए उन्होंने कि भाई स्वामी विवेकानंद जी तो नेक्स्ट लेवल है। और एक बार क्या हुआ था, इन्हीं का असिस्टेंट एक बार स्वामी विवेकानंद जी का असिस्टेंट लेके आया एनसाइक्लोपीडिया, उस समय पे 12 वॉल्यूम की एनसाइक्लोपीडिया चलती थी, तो इतनी मोटी मोटी रहती थी। तो वो तो भाई उसको तो शॉपकीपर ने भी बोला कि भाई पूरी एनसाइक्लोपीडिया सारी वॉल्यूम पढ़ना तो लाइफ टाइम में भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जाके वो किताबों का बंडल रखा स्वामी जी देखो मैं एनसाइक्लोपीडिया लाया हूँ, लेकिन ये तो पूरे जीवन भर नहीं पढ़ सकते। उसको पता ही नहीं था, स्वामी जी 10 वॉल्यूम तक तो पढ़ ही चुके थे। तो बोले 10 तो मैंने पढ़ी हुई है, 1-2 बच्ची है, टाइम पढ़ लेंगे। बोले पढ़ ली? उसने भी पूछा, वो भी ब्लोन अप। अब आप सोच रहे होगे कि कैसे है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर आपको भी बहुत इस तरह की सिद्धि हासिल करनी है तो 12 वर्ष का अगर कोई ब्रह्मचार्य फॉलो करता है और ध्यान रोज करता है, और ब्रह्मचार्य फॉलो करना इजी नहीं है, इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सीमन रिटेंशन, इट इज़ मच मोर देन दैट। स्नान कब करना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, नो नॉन वेज, नो वाइन, नो अल्कोहल, सही समय पे सोना, 12 वर्ष तक अगर कोई करता है तो वो उसके साथ मिस्टिकल चीज़ होती है। एंड विरल भाई अब आप इसी चीज़ को नोटिस करना, मैक्सिमम अल्ट्रा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, मैक्सिमम जनरलाइज नहीं कर रहे हैं, अपने फ्लीट्स 40 के बाद अचीव करते हैं, बिकॉज बच्चे हो गए, सेक्सुअल लाइफ से उनका इंटेंशन चले जाता है मोस्ट ऑफ द केसेस पे, फोकस इंटेंसिफाई हो जाता है, हेल्थ इश्यूज थोड़ी भी दिखती हैं तो वो लोग अपने आप ही नॉनवेज और अल्कोहल छोड़ देते हैं, तो वो ना चाह के भी इनडायरेक्टली उस राह पे चल देते हैं। और अब आपको समझ में आएगा क्यों अंबानीज फैमिली दारू नहीं लेती है, इतनी बड़ी फैमिली भले गुजराती हैं, दारू नहीं लेती हैं, क्यों वो लोग इतना ज़्यादा अध्यात्म को फॉलो करते हैं, क्यों इतने ज़्यादा वो लोग स्पिरिचुअल हैं, और उनकी सक्सेस आप सभी ने देखी होगी कि वेयर आर अंबानीज। ये वाली चीज़ है। टॉकिंग बिकॉज एक फाइनल चीज़, अगर बिकॉज हम ओशो से इतने एनलाइटनमेंट से बात चल रही थी, वो देखिए अब वही रहता है, लोगों का भी अगर प्यार मिलता है तो हम तो ऐसा तो बहुत सारे पार्ट्स भी कर सकते हैं बेस्ड ऑन दैट। अगर पार्ट 3, अभी हमारा पार्ट 2 चल रहा है तो पार्ट 3 तो कमेंट में आना ही चाहिए अगर और ये ऐसी बातें चाहिए तो। मैं एनलाइटमेंट के बारे में पूछ रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे गुरुज ऐसे भी होते हैं ना, क्योंकि जैसे भी आपने बताया कि कुछ लोग एनलाइटन रहते हैं जिनको सेल्फ अवेयरनेस रहती है, लेकिन कुछ लोग तो गुरु ऐसे भी रहेंगे ना जो दिखाते रहेंगे कि मैं गुरु हूँ, सेल्फ अवेयर्ड हूँ, मैं एनलाइटेंड हूँ। तो ये आइडेंटिफाई कैसे करे कौन सही है कौन गलत है? द रियलिटी इज आप एक बार में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कौन एनलाइटेंड है कौन एनलाइटेंड नहीं है, सब अपने ब्रॉड मीनिंग्स के हिसाब से जाते हैं। 1-2 तरीके हो सकते हैं, आप उनके ओवरऑल वो देखिए, क्या वो क्रोधित हो जाते हैं? अगर कोई गुरु क्रोधित हो रहा है वो एनलाइटेंड नहीं है। क्रोधित इन द सेंस देखिए, टोकना इज अलग, क्रोधित बहुत गुस्से में जो दिख जाता ना वो एनलाइटेंड अभी हुए नहीं, इवॉल्व्ड है, एनलाइटेंड नहीं है। अगर कोई गुरु है जो बहुत मटीरियलिज्म में फंसे पड़े हुए हैं,
मटेरियलिज्म में फंसे पड़ना इज डिफरेंट। सो अभी कुछ लोग काउंटर कर सकते हैं, फिर ओशो कैसे होगा? ओशो के पास तो इतनी सारी रोल्स रॉयस थी। ओशो के पास खुद की रोल्स रॉयस थोड़ी थी, तो गिफ्ट थे। एक इस तरह से आप इस चीज को समझिए। आप इतने सारे गुरुज के साथ मिलते हैं, आप अगर किसी गुरु को प्रेम से भगवत गीता गिफ्ट करते हैं, आप प्रेम से गांठिया भी गिफ्ट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं। तो ओशो को प्रेम से लोग रोल्स रॉयस गिफ्ट कर रहे थे, डिजाइनर कपड़े गिफ्ट कर रहे थे, तो वो प्रेम से एक्सेप्ट कर रहे थे। ओशो के खुद के अकाउंट में तो 0 रुपीज थे, आज तक अभी कुछ उनके अकाउंट में रहा ही नहीं है। इट इज ऑल द गिफ्ट्स। आई नो कि काफी सारे लोगों को लगेगा कि ये काफी है, बट उसका भी एक रीजन था। देखिए, जब किसी गुरु को कोई मैसेज स्प्रेड करना रहता है, देखिए जैसे माँ शीला उनके एक एपिसोड में आई, मतलब उनके लाइफ में उनकी एक सेक्रेटरी थी माँ शीला। सो माँ शीला ने एक चीज़ कही थी कि ओशो जब रजनीशपुरम में थे तो उनके पर डे ऑलमोस्ट पर मंथ $3 मिलियन का खर्चा केवल ओशो के मेंटेनेंस पे जाता था। बट आप ये चीज़ समझिए कि जब ओशो आए, ओशो ने स्टार्टिंग करा था इंडिया में अध्यात्म फैलाने का। ओशो ने एक चीज़ देखी कि जो उन्होंने एक अच्छी बात भी कही, देखिए लोगों ने सिर्फ संभोग से समाधि बस उसी किताब को उठाया, जबकि उसमें संभोग की बात ही नहीं है। वो तो तक को सुनता ही नहीं है कोई, सिर्फ संभोग सुन लिया, उधर ही खत्म हो गया। बट आपको मैं ये बताऊं कि ओशो ने एक अच्छी चीज़ भी कही थी। ओशो का ये मानना था कि कुछ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ मेडिटेशंस उन्होंने सिर्फ फिरंगी और अमेरिकन्स के लिए रखी थी, क्योंकि उनका ये मानना था जो स्पेसिफिकली सेक्सुअली ओरिएंटेड था ना, जो उनको टैग लग गया, वो इंडियंस के लिए वैसे भी नहीं रखी थी उन्होंने, वो फॉरेनर्स के लिए मेन थी। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इंडियंस ऑलरेडी स्पिरिचुअल लेवल में 1 लेवल अप हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है उस पूरे प्रोसेस से जाने की। बट इंडियंस ने उसको गलत सेंस में ले लिया बहुत सारों ने। तो मिसकंसेप्शंस बहुत ज़्यादा ओशो के अगेंस्ट पे बने हुए हैं। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ओशो की किताब पढ़ता है, आप 3 किताबें ओशो की पढ़िए, आपका दिमाग हिल जाएगा। ओशो ने आज तक खुद कोई भी किताब नहीं लिखी, लेकिन ओशो के ऊपर 650 किताब लिखी गई हैं जो कि उनके खुद के डिस्कोर्सेस से निकले गए हैं। उनकी जो अभी हमने जिससे स्टार्टिंग करी, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र एग्जैक्टली है क्या? देखिए, विज्ञान इज साइंस, भैरव इज बियॉन्ड कॉन्शियसनेस, नॉट कॉन्शियस, नॉट सबकॉन्शियस, बियॉन्ड कॉन्शियसनेस, सुपर कॉन्शियसनेस आप कह सकते हैं। एंड तंत्र इज प्रैक्टिसेस। 122 टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस हैं, और ये वो मेडिटेशन है जो शिव जी ने पार्वती को बताए थे, ये ओशो ने ही बताए हैं। शिव ने पार्वती को बताए ये सारे पूरे मेडिटेशन, तभी तो इसको इंग्लिश में इसकी बुक ऑफ सीक्रेट्स कहते हैं, ठीक है। और उसी का विज्ञान भैरव तंत्र है। अगर आप पार्ट्स में लोगे तो 5 पार्ट्स, मैं खुद अभी उसको अध्ययन करना, उसको शुरुआत करी है, मैं उसके फर्स्ट पार्ट पे हूँ। तो आपको जब उसको डिटेल में पढ़ोगे तो ये वो 122 मेडिटेशंस बताते हैं, जिनमें से कि आप कोई एक उठा लोगे, आप 3-3 दिन प्रैक्टिस करो, कोई एक उठा लो, आपको लाइफ भर और कोई दूसरा मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है। और अगर 122 मेडिटेशन में से भी एक भी आपको सूट नहीं कर रहा, तो आप स्पिरिचुअलिटी के लिए बने ही नहीं हो, खाओ पियो ऐश करो, एज सिंपल एज दैट। सो जब विज्ञान भैरव तंत्र था, इसके पीछे भी कहानी क्या थी? ओशो का एनलाइटमेंट कुछ इस प्रकार से हुआ था। ओशो एक बार एक पेड़ के ऊपर बैठे हुए थे, 2 घंटे पेड़ पे बैठने के बाद वो गिर गए, लेकिन जब उनकी आंख खुली ना, तो वो पेड़ के ऊपर थे, लेकिन उनका शरीर नीचे था। बेसिकली उनकी आत्मा शरीर के बाहर थी, और उनकी नेवल से एक चीज कनेक्ट कर रही थी उनकी आत्मा को, और वो ये सोच रहे थे ये क्या हो गया, और वो कोशिश करके भी अपने शरीर के अंदर एंटर नहीं हो पा रहे थे। बट फिर जब वो एंटर हुए फाइनली, तो उनको रियलाइज हुआ कि दिस वर्ल्ड इज बियॉन्ड व्हाट वी कैन सी थ्रू आवर नेकेड आइज। और उनकी वो जर्नी शुरू हुई। उनको वो सुख किताब पढ़ने से नहीं मिला, किसी चीज़ से पढ़ने नहीं मिला। एक रात को वो जब उठ के निकले फाइनली एक जंगल में, एक पेड़ के नीचे घंटों तक बैठे, वहाँ जाके उनको एनलाइटमेंट मिला। एनलाइटेंड होने के बाद जब वो अपनी नानी जी के पास गए, तो उनके नानी जी को ये चीज़ पता चल गई कि जो पहले था वो ओशो था, जो अब आया वो ओशो नहीं है, वो कुछ और है। और वो एनलाइटेंड सोल फिर फाइनली दुनिया भर में, आप खुद सोचो यार, ओशो एक ऐसा व्यक्ति है जिसके जाने के 30 साल बाद भी आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी किताबें आज भी पढ़ी जा रही है। एक ऐसा किताब है जिसको सारे यूपीएससी के सबसे बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के लीडर्स जिसके बारे में बात करें, आशुतोष राणा जिसके बारे में बात करें, बड़े बड़े सुपरस्टार्स बात करें, दबी जबान पे लोग आज भी उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ तो बात होगी। और मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि जब भी कोई एनलाइटेंड सोल होता है, जब वो जीवित होता है, तब उसके बारे में वार्तालाप नहीं होती, उसके जाने के बाद ही होती है। इनफैक्ट इंटरेस्टिंगली ऐसा भी कहा आप खुद सोचो ना,
जब श्री कृष्ण थे उनके समय पे, हमने कहानियां तो सुनी हुई है, जब सबको पता था वो भगवान है, तो क्यों कंस मामा पंगे लेने जा रहे थे? क्यों बाकी सारे लोग कभी कभी उनके साथ ये हो रहे थे? भगवान थे। इसका मतलब क्या, लॉजिक लगाओ कि उस समय पे ओनली एनलाइटेंड सोल, तभी आप देखोगे जब टीवी पे भी देखते हो तो जो एनलाइटेंड थे, संत लोग थे, उनको पता था हु वाज श्री कृष्ण, लेकिन बाकियों को नहीं पता था। समझ रहे? तो ये वाली चीज है। सो ट्रू, सो ट्रू। अभिषेक सर, आपके साथ मैं 2 जगह पर गया हूँ रिट्रीट में, दोनों हम ओशो के आश्रम में गए थे। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की आपके अंदर कि आप सारे मेडिटेशन को एकदम डेडिकेटली करते हो, स्पेशली जो मॉर्निंग वाला जो रहता है। तो मुझे थोड़ा सा पहले उसके बारे में बताइए, क्या क्या फॉर्म ऑफ मेडिटेशन ओशो के आश्रम में होती है, लोगों को क्यों करना चाहिए, और सबसे अच्छा मेडिटेशन अगर किसी को करना हो तो कौन सा वाला किया जाए? ठीक है। सो देखिए, ओशो मेडिटेशंस की अगर बात करें तो उनके 2 सबसे कॉमन मेडिटेशन होते हैं, एक्टिव मेडिटेशंस होते हैं। सुबह के दिन पे होता है डायनेमिक मेडिटेशन, और शाम को होता है कुंडलिनी। कुंडलिनी आपने अक्सर सुना होगा, कुंडलिनी जागृत होती है, ये वाली। ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट ये बहुत एक्टिव मेडिटेशन। देखिए, मेडिटेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव होता है जिसमें आपकी बहुत एनर्जी, पावर एक्सपांड होती है, एक्टिव होना पड़ता है आपको। और पैसिव होता है जब आप बैठ के आंख बंद करके या तो उच्चारण करेंगे या तो सांस लेंगे, दैट्स इट। पैसिव हर कोई कर सकता है, मतलब आपका अगर फिजिकल एट्रीब्यूट्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी आप कर सकते हो। एक्टिव में थोड़ा सा एफर्ट आपको इनिशियली लेना पड़ेगा। जब ओशो ने ये मेडिटेशंस बनाए, ओशो मेडिटेशंस बनाने के बहुत बढ़िया तरीके होते थे। ओशो क्या करते थे, ऐसे ही नहीं कि जाके कोई भी मेडिटेशन बोल दिया। ओशो का एक सीक्रेट ग्रुप रहता था, उनके सिलेक्टेड सन्यासीज होते थे सीक्रेट, जिन पे वो 2-2, 3-3 साल, 1-1 साल एक्सपेरिमेंट करते थे लाइव, कि इन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इनका माइंडसेट क्या हो रहा है, इनके रिलेशनशिप्स में क्या डेवलपमेंट हो रही है। उसके बेसिस पे रियल लाइफ वो कंक्लूजन निकालते थे। 10 से 12 लोग इस तरह से रहते थे, सैंपल साइज रहता था उनके पास, तो निकालते थे। सो जो डायनेमिक मेडिटेशन होता है 1 घंटे का होता है, कुंडलिनी भी 1 घंटे का होता है। इसके अलावा चक्रा मेडिटेशन होता है, नटराज मेडिटेशन होता है, बहुत सारे रहते हैं। मतलब मैंने इनके ऑलमोस्ट 5 किए हुए हैं मेडिटेशन। अब सीन क्या हो जाता है कि अब देखो, डिटेल्ड मेडिटेशन अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो मैं कहूँगा कि आप सही जगह पे जाए। जैसे हम लोग तपोवन गए थे, तो मैं कहूँगा नेपाल में तपोवन आप जाइए, वहाँ पे स्वामी आनंद अरुण जी के निर्देश में अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं, वहाँ पर अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं जो आज भी ओशो का जो पुणे में 1990 के पहले फील होता था, आज वहाँ पर वो आपको फील मिलता है। बुद्धा फील्ड कहते हैं वहाँ पे, तो वो करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर है। बट मैं एक सिंपल से चीज़ कहूँगा कि साइंटिफिक वे में ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं, क्योंकि उसमें एक ब्रीदिंग चीज़ भी होती है, आपने भी करा हुआ है, ब्रीदिंग होता है आपके, एक एक्टिवली आप जंप करते हैं वो भी चीज़ रहती है। उसके साथ साथ आप रिलैक्स करते हैं, आप डांस करते हैं। तो ओशो के जब स्टार्टिंग के मेडिटेशन थे तो उसमें डांस कभी नहीं रहता था। आपने बहुत अक्सर देखा होगा, ओशो के जब भी वीडियोस देखते सन्यासी सब नाचते रहते हैं, वो पहले नहीं था। तो पहले ओशो ने देखा कि हमारे इधर एक प्रॉब्लम ये हो रही है कि जितने लोग ध्यान में जा रहे हैं बहुत सीरियस हो जा रहे हैं, बहुत फोकस, बहुत सिंसियर, बहुत सीरियस हो जा रहे हैं। तो बहुत सीरियसनेस में ना वो एक अलग जोन में चले जाते हैं। तो थोड़ा फन हमको डालना पड़ेगा, इसलिए डांस का उन्होंने एडिशन करा। और वो डांस बहुत लोग गलत भी करते हैं। ओशो का जो मेडिटेशन में डांस होता है, इट इज़ नॉट लाइक कि आप स्टेप्स बना के ये करके, नहीं, व्हाट कम्स फ्रॉम विद इन, आपके अंदर से जो डांस आ रहा है वो करो। और इसलिए शाम को उधर एक वाइट रोब सेरेमनी भी होती है। तो वाइट रोब सेरेमनी में बेसिकली क्या होता है कि कीर्तन होता है और उसके बाद आप फ्री फ्लो में आप बिल्कुल नाचते हो। वो फ्री फ्लो वाला नाच किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जब एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा तैयारी करी और फाइनली आपके मार्क्स अच्छे आ जाए तो फिर बिल्कुल यस वाला जो डांस होता है वो फ्री फ्लो वाला डांस होता है। या बहुत टाइम से कुछ इच्छा अपने अंदर रख रहे थे और वो जब परिपूर्ण हो जाता है उस समय पे। सो ओशो के तो ये मेडिटेशन है। बट विरल भाई, बिकॉज आपने पूछा है, डायनेमिक तो मैं अभी भी करता हूँ, मतलब मैं हफ्ते में 3 दिन करता हूँ। बिकॉज डायनेमिक मेडिटेशन की खासियत मुझे ये लगती है कि वो 2-3 दिन भी कर दो, वो 7 दिन का इफेक्ट रहता है। प्रॉब्लम ये है कि बहुत बार आप अपने घर के अंदर शायद, अब वो आप जब एक्सपीरियंस करोगे, ऐसा कुछ नहीं होता है, गड़बड़ कुछ नहीं है, बट हाँ, वो आप जब देखिए, बहुत चीज़ें बोलने और एक्सपीरियंस करने में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आप जब वो एक्सपीरियंस करेंगे, एक बार एक्सपीरियंस करने में क्या है, मतलब कोई अगर सीधे आप वीडियोस देख के बोलेगा नहीं ये मेडिटेशन में मज़ा नहीं आ रहा है, या द वेरी फैक्ट आपने मेडिटेशन किया ही नहीं, आप कैसे कह सकते हो मज़ा नहीं आता? सिंपल सी चीज़ है। तो काफ़ी साइंटिफिक हैं ओशो के मेडिटेशंस, एंड ओशो ने तो और भी मेडिटेशंस निकाले थे, बट जो मेरी फेवरेट है वो डायनेमिक और कुंडलिनी है। कुंडलिनी, रीज़न है उसके हर चीज़ के। कुंडलिनी शाम को क्यों किया जाता है? क्योंकि डायनेमिक एक्सपांड कर रहा है एनर्जी,
कुंडलिनी वापस कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। तो जैसे ही संध्या होती है, शाम होती है, तो आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहना चाहते हो, क्योंकि मैं शाम को अगर डायनेमिक कर लूँ तो फिर तो मैं सो ही नहीं, रात के 2 बजे तक मैं घूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, गा रहा हूँ, यही करता रहूँगा। तो शाम को आपको चाहिए कि ईज आ जाए, आपके सेंसेस ईज आ जाए, कंफर्ट आ जाए, रिलैक्स हो जाए। तो कुंडलिनी वो चीज़ कर देती है। कुंडलिनी मेडिटेशन एकदम ईज आउट कर देती है, रिलैक्स कर देती है आपको, अगर सही तरीके से कर रहे हो। मेडिटेशन के मैं एक टिप देना चाहूँगा लोगों को। जब भी आप मेडिटेशन करो, आपके आसपास आपको डिस्ट्रैक्शन भी दिखे, कुछ भी दिखे, कुछ भी हो जाए, आंखें मत खोलो। जब आप डीप मेडिटेशन में भी चले जाओ तो आंख थोड़ी देर भी आप खोलते हो तो वो लीक होती है एनर्जी। छोटा सा हैक है, आपको डिस्टर्बेंस आ भी रहा है, आपको ऐसा भी लगा, आंखें बंद रखो। सबकॉन्शियसली कभी कभी लगता है यार कोई मुझे दिखता होगा तो क्या होगा, आंखें बंद मेरे रखो। बाजू में कोई आया गया तो क्या तो होगा। यही चीज, यही बैरियर आप ओशो मेडिटेशंस में गिरा देते हो। देखिए, करने को तो मैं दूसरे फॉर्म ऑफ मेडिटेशंस भी करता हूँ टाइम टू टाइम, और मैं बहुत लोगों को बता दूं कि भाई अभिषेक मेडिटेशन करके क्या उखाड़ लिया। देखो, मेडिटेशन ध्यान करने के बाद ऐसा नहीं होता कि आपकी प्रॉब्लम्स लाइफ में आने बंद हो जाती। प्रॉब्लम्स अभी भी आएंगी, पहले भी आती है, बट प्रॉब्लम्स को झेलने की क्षमता आपकी बहुत बढ़ जाती है। पहले अगर आप बात बात पे टूट जाते थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, सुसाइडल आ जाते थे, अब ऐसा आ जाएगा कि ये भी देख ही लेंगे यार, कर लेंगे। सही है। सो मेडिटेशन, ध्यान अगर आप सही तरीके से करते हो, वो आपके इमोशनल रेगुलेशन में आपको बहुत हेल्प करता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई विद्यार्थी है जो बार बार एग्जाम्स के पहले पैनिक अटैक्स में आता है, एंग्जाइटी में आ जाता है, तो ध्यान करने से ये नहीं है कि भाई आपके एग्जाम में टॉपर बन जाओगे, लेकिन वो एंग्जाइटी से आप कंट्रोल करना शुरू हो जाओगे। रिलेशनशिप्स में अगर प्रॉब्लम होती है, उनको क्यों कहा जाता है कि मेडिटेट किया जाए, तो वो इसलिए हो जाता है क्योंकि आप अपने इमोशन को कंट्रोल जब करोगे तो अचानक से आपके रिलेशनशिप सुधरने लग जाएंगे, आपके लाइफ के सारे एस्पेक्ट्स धीरे धीरे करके सुधरने लग जाएंगे। मेडिटेशन का अर्थ ये नहीं है कि आप एक सिस्टम आप करो। मेडिटेशन का एंड गोल, कोई भी मेडिटेशन करो, चाहे आप श्री श्री रविशंकर जी का करो जिसको सुदर्शन क्रिया कहते हैं, चाहे आप सदगुरु का इनर इंजीनियरिंग कर लो, चाहे आप ओशो मेडिटेशन कर लो, चाहे आप विपासना कर लो गौतम बुद्ध जी का, आप कुछ भी कर लो, एंड गोल केवल एक है, नो माइंडनेस। अर्थ ये है कि वो स्टेट पे पहुंचना जब आपके मन में कोई भी थॉट ना हो। और आज हमारे दिमाग में 50,000 से ज़्यादा थॉट एक दिन में होते हैं। आपकी ऑडियंस से मैं पूछना चाहूँगा, कितने बार एक दिन में ये समय आता है सोने के अलावा जब आपके दिमाग में कोई थॉट ना है? स्थिति तो ऐसी आ चुकी है आज के समय पे कि सोने जाते हैं उस समय पे भी इतने थॉट्स आते हैं कि नींद ही नहीं हो पाती है, और उसके बाद आपको मेलाटोनिन के सप्लीमेंट्स लेने पड़ जाते हैं। मेडिटेशन आपको इतना पावर दे देता है कि अगर वो जो आजकल एक कॉन्फ्लिक्ट चलता है ना, कितने घंटे सोए दिन में, बहुत लोग बोलते हैं 7 घंटे, 8 घंटे, 9 घंटे, फिर मोदी जी बोलते हैं हम तो 4 घंटे सोते हैं। क्योंकि सिंपल सी बात है, क्योंकि मोदी जी 2 घंटे योग और ध्यान करते हैं। 2 hours ऑफ योगा एंड ध्यान इज इक्वल टू 5 hours ऑफ स्लीप। और स्लीप 7-8 घंटा एक मिथ्या है। प्रॉब्लम स्लीप नहीं है, प्रॉब्लम इज डीप स्लीप। आपको डीप स्लीप करने की जरूरत, जो आज के समय पे लेट्स एडमिट, आप भी मैं भी बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल हम नहीं कर पाते, बट हम भी एक्सक्यूज ही दे रहे हैं। हम केवल एक्सक्यूज दे रहे हैं। क्यों हम ब्लू रे स्क्रीन के साथ हम बैठ रहे हैं वहाँ पे, हमारी गलती है ना। हम ये कहते हैं नहीं काम है, हमको भी पता है रात को हम क्या काम कर रहे हैं, हम स्क्रॉल करते हैं, हम कमेंट्स देखते हैं, हम कमेंट्स के रिप्लाई करते हैं, यही कर रहे हैं। तो ध्यान और मेडिटेशन इज समथिंग। और मैं ना अगर अपन अभी अगर डिस्कस करते हैं तो मैं कुछ पॉइंटर्स भी दे दूंगा उसमें कि लोग क्या कर सकते हैं ध्यान। हाँ, मैं वही जानना चाहता हूँ कि अगर कोई मेडिटेशन राइट फ्रॉम स्क्रैच करना चाहे तो थोड़ा सा उसको गाइड कर दीजिए कि अगर मुझे शुरू करनी है ये जर्नी। बहुत बार मेरे जैसे बहुत लोग रहते हैं जो सोचते कि यार मेडिटेशन क्यों करना, पहला तो क्यों करना चाहिए, दूसरा लोग सोचते कि यार मेडिटेशन मेरे लिए नहीं बना है, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं कभी भी आंख बंद करके बैठता हूँ तो या तो कुछ सोच में चले जाता हूँ, या तो फिर मुझे लगता है कि यार इससे क्या इम्पैक्ट, मतलब कोई बोलेगा वाइट लाइट आ रहा है, कोई बोलेगा रोड बन रहा है, तो वो दिखता ही नहीं है यार, मतलब ये सब। समझ गया। वो इसलिए ना विरल भाई, क्योंकि आपका लॉजिकल माइंड ज़्यादा है। सो आपका जो लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन है वो ज़्यादा इंटरफेयर कर रहा है आपके राइट साइड ऑफ ब्रेन से, ठीक है। अब इसको इस प्रकार से आप समझिए कि क्यों बड़े बड़े ऋषि, क्यों गौतम बुद्ध, क्यों महावीर, क्यों ओशो, क्यों प्रेमानंद महाराज, क्यों ये सारे सभी संत और ऋषि ध्यान को इतना एडवोकेट करते हैं, मेडिटेशन की बात करते हैं, स्वामी विवेकानंद जी भी करते थे। उसका केवल एक रास्ता एनलाइटमेंट ही नहीं, उसका ये भी है कि मन की शांति। आज हमारा मन बहुत अशांत है, हर पल कुछ ना कुछ एक चल रहा है। बिजनेस में क्या चल रहा है, रिश्ते में क्या चल रहा है, अरे उसमें क्या हो रहा है, सोशल मीडिया में क्या चल रहा है, मेरे बारे में वो क्या क्या बात कर रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं।
आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले क्यों मेडिटेशन करना चाहिए। मेडिटेशन केवल 4 रीजंस के कारण करना चाहिए। पहला, अगर आपको मन में शांति चाहिए तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए। हमारे अंदर कुछ हार्मोनल रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन्स होते हैं, ऑक्सीटोसिन होता है, उसके बाद सेरोटोनिन होते हैं। अगर आपको राइट प्रोपोर्शन में सही चीज़ें रिलीज होनी चाहिए, जो खुशी वाला हार्मोन्स होता है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। आपको मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका हार्ट रेट सही चले, क्योंकि आजकल हार्ट अटैक बहुत हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर बहुत हो रहा है, तो हेल्थ के लिए आपको मेडिटेशन करना चाहिए। एंड फाइनली फोकस, बिकॉज आप याद रखिए कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास के सामने अगर आप एक पेपर रख दें और सूर्य की किरणें फोकस होकर गिरती है तो उसको आग लगा सकती है। तो फोकस की शक्ति क्या होती है आप सभी को पता है। जिसको नहीं पता है वो जाके हमारे पिछले ओलंपिक्स में जाके देखे, एक बाहर का प्लेयर था जो कि राइफल शूटिंग में था, जो बिना चश्मा पहन के अपने फोकस से उड़ा रहा था और उसको ब्रोंज मेडल मिल गया था, सिल्वर या ब्रोंज मिल गया था। दैट इज द पावर ऑफ फोकस। अर्जुन ने भी हमें यही सिखाया, फोकस, मछली की आंख पे पूरी तरीके से ध्यान देना। तो रीजंस तो 4 रीजंस तो ये हैं कि क्यों किसी भी व्यक्ति को मेडिटेशन करना चाहिए। एंग्जाइटी और स्ट्रेस घटाता है 50% से ज़्यादा। तो आप सोचिए, आपको कोई दवाई का रिप्लेसमेंट मिल गया भाई, आपको दवाई पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेडिटेट करो, आप इन चीज़ों से बच सकते हो। तो दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, आपने जो ये पूछा कि एक बिगिनर किस प्रकार से शुरुआत कर सकता है। मैं कोई बहुत बड़ा मेडिटेशन गुरु तो हूँ नहीं, पहले ही डिस्क्लेमर दे दिया भाई जज करने से पहले। मैं अपने ही पर्सनल एक्सपीरियंस से जो भी है, लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग और इतने लोगों से मिलने के बाद, ध्यान करने वालों, मेन लीडर्स से मिलने के बाद, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी हो, चाहे सदगुरु हो, चाहे स्वामी आनंद अरुण हो, चाहे इस्कॉन के चंचलादास प्रभु हो, इन सब से मिलने के बाद जो मैंने सीखा है उसका निष्कर्ष मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहली चीज़, जैसा आपने भी आपकी प्रॉब्लम बताई है, अगर कोई ध्यान में जा रहा है और उसको कोई टेक्निक समझ में नहीं आ रही, कुछ मत करो, आंख बंद करो और अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो। ब्रीदिंग पैटर्न चेंज करने की भी आवश्यकता नहीं है कि मैं जोर से लूँ, 5 मिनट रखूँ, 2 मिनट छोड़ूँ ना। सिर्फ सांस को आप नोटिस करो। थॉट्स आएंगे, बहुत आएंगे, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है। आपको आते ही अरे वो पिज़्ज़ा खाना था, अरे यार रात को तो पार्टी में जाना था, अरे यार वो बिजनेस का, अरे वो सोशल मीडिया, बहुत अजीब अजीब थॉट्स आएंगे। करेक्ट। कुछ तो बिना मतलब के थॉट्स आएंगे कि यार 2 साल पहले तो अपन गोवा गए थे। कुछ भी आएंगे, आने दो, रोको मत, लेट इट गो। जैसे अपन स्क्रॉल कर रहे हैं ना, माइंड में उसको स्क्रॉलिंग चलने दो। बट जैसे ही आप कॉन्शियसनेस वापस गेन करते हो, आंख बंद रहनी चाहिए। एक ही रूल है, आंख बंद रखो, आंख बंद रखिए, आप सांस को फील करो, अंदर गई बाहर गई, और नेचुरल चलने दो, आपको फोर्स नहीं करना है। इतना तो कर ही सकते हैं, ठीक है। पहले 5 मिनट करो, 10 मिनट। प्रॉब्लम है, आज इंसान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वो अकेले 5 मिनट अपने साथ भी नहीं बैठ सकता, उसको एक मोबाइल फ़ोन की आवश्यकता पड़ जाती है। और विश्वास ना हो तो मुंबई के किसी लोकल में घुस के देखो और आपको रियलिटी चेक मिल जाएगा। फिर दिल्ली के मेट्रो में घुस के देखो, हर कोई अपने फ़ोन और हेडफोन पे लगे पड़े हुए हैं। 5 मिनट को शांति से अपने साथ एकांत में नहीं बैठ सकता। ये सबसे, आपको अगर मैं एक कमरे में 10 घंटे बिना किसी गैजेट के, बिना किसी टूल के अगर छोड़ के चले जाऊं और आपकी नींद हो चुकी है रात की, तो आप खुद सोचो, आप हिल जाओगे, एंग्जाइटी में आ जाओगे, क्या करें, कोई भी नहीं है। यही चीज़ तो विपासना में होती है। विपासना इज़ अ फॉर्म ऑफ मेडिटेशन। विपासना में पता है क्या होता है, 10 दिन आप जाते हो, ना फ़ोन है आपके पास, ना कोई गैजेट है, ना आप किसी से बात कर सकते हो, ना आप नाच सकते हो, ना आप गा सकते हो, ना आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ना आप वर्कआउट कर सकते हो। पूरे दिन केवल ध्यान करोगे और 2 बार खाना खाओगे, उसके बाद 4:30 बजे फिर उठ जाओगे। तीसरे दिन तक तो आप पागल होने लग जाते हो। 10 दिन ना दोस्त ना परिवार, आपको ये चीज़ करना है। लेकिन क्यों लोग कर रहे हैं? 2100 साल का इसका हिस्ट्री है, 2100 ईयर से बौद्ध धर्म से ये चीज़ चलती आ रही है और आज भी लोग करते हैं। सो आज के टाइम पे जो आप ये लोग चैलेंजेस बोल रहे हैं ना, मेरा एग्जाम में ये है भाई, असली चैलेंज तो ये है, 10 दिन शांति से इस तरह से बिता के दिखा दो। द डे यू कॉन्कर दैट, यू कॉन्कर योर सेल्फ। सो बेसिक मेडिटेशन सिंपल सा है, आँख बंद करी, सांसों पे ध्यान दिया। जब आप नेक्स्ट पे जाते हो, बाय द वे बहुत लोगों को लगता है मेडिटेशन मतलब हमेशा यही चीज़ करना, नहीं। जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग से निकल रहा था तो मेरे दोस्त के पिताजी बाहर बैठे हुए थे और वो एक किताब पढ़ रहे थे, वॉरेन बफेट की थी, लाइन कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, आप मेडिटेशन में बीच में शायद निकल गए थे? बोले हाँ। बोले क्यों? तो बोले यार अभिषेक ये देख रहे हो? मैंने बोला हाँ, पूरा अंडरलाइंड है, टेक्स्ट लिखा हुआ है। दिस इज मेडिटेशन फॉर मी। मेडिटेशन मतलब आप प्रेजेंट में डूब चुके हो। अगर आप ये पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपका मन इस पॉडकास्ट में ही होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो अ मेडिटेशन रादर देन थिंकिंग हियर एंड देयर। अगर कोई व्यक्ति अपना कार्य कर रहा है, लेट्स से शूट जो कर रहे हैं, वो अगर शूटिंग पे ही ध्यान दे रहे, दैट इज मेडिटेशन, दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन।
एंड दिस इज हाउ बड़े संत लोग हर दिन मेडिटेट करते थे. तो नेक्स्ट टाइम जब छोटा मेडिटेशन टेक्निक बताता हूँ, लोगों के लिए टफ होगा लेकिन ये करना, अगले बार जब खाना खाने बैठो अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पे लगा के साइड में छोड़ दो और खाने पे ही सिर्फ ध्यान दो, बातें भी मत करो. दिस इज ऑल्सो मेडिटेशन इन जनरल. यस, दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल, बट नहीं कर पाएंगे. आप मूवी देखने जा रहे हो, उसके बाद भी आप 10 चीजें और सोच रहे हो, आप मूवी पे कहाँ ध्यान दे रहे हो बॉस? मेडिटेशन इज आप मूवी पे बैठे हो, आप मूवी पे ही आपका एंटायर फोकस है. क्या एक्शन हुआ, क्या डांस हुआ, आप ये नहीं सोच रहे हो कि आज घर पे जा, अरे घर की बाद में देखेंगे, पहले आप ये मूवी देखने हो. दैट इज ऑल्सो मेडिटेशन. तो सेकेंड इज यू बी इन द प्रेजेंट. दैट इज द सेकेंड थिंग. ये वाला लेवल भी अगर किसी ने निकाल दिया है, देन ईदर ऑफ इतने सारे आजकल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन आप कहीं से भी लो. श्री श्री रविशंकर जी का भी अच्छा है, ईशा का भी अच्छा है. लोग अगर पार्ट 3 बोलेंगे तो हम इसके बारे में बहुत एलैबोरेटेड वे में सबके टेक्निक्स भी डिस्कस कर लेंगे, जो मैंने किया, मेरे एक्सपीरियंस क्या है. तो श्री श्री रविशंकर जी का भी है, ओशो का भी है, उसके बाद विपासना भी है, इस्कॉन के हरे राम हरे कृष्ण का जाप वाला भी एक हो जाता है. हार्टफुलनेस में गया हूँ, हार्टफुलनेस के भी उनके खुद के मेडिटेशन है, जो हैदराबाद में दे हैव द बिगेस्ट मेडिटेशन हॉल. तो इस प्रकार से सबका एक अपना अपना है. मैं तिब्बत भी जाना है, तिब्बत के भी जाके मैं देखूंगा, एक बार एक्सपीरियंस करूंगा. तो पॉइंट ये है कि आपको ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा मंत्र उच्चारण करने, आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें विजुअलाइज करनी है मेडिटेशन है कि ग्रीन लाइट आ रहा है, ब्लू लाइट आ रहा है, आप बहुत बड़े होते जा रहे हो, आपके अंदर परमात्मा आ रहे हैं. सबका अपना अपना तरीका है. इट्स नॉट नेसेसरी, मैंडेटरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है. तरीके अनगिनत हैं. आपको कोई सा एक पिकअप करना है इन योर जर्नी और कंसिस्टेंसी रखना है. प्रॉब्लम ये है, द मदर ऑफ मास्टरी इज कंसिस्टेंसी. और कंसिस्टेंसी को लोग भूल चुके हैं. मास्टर सबको बनना है लेकिन कंसिस्टेंट हो नहीं रहे. सही है. ब्रूस ली की अगर मैं बात करूं, सो ब्रूस ली एक ऐसे लेजेंड थे जिन्होंने 1970s में अपने एक जगह पर लिख दिया था कि अगले 10 साल के अंदर मैं एक बड़ा सुपरस्टार बनूंगा और मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा लूंगा. कुछ उनने $1 मिलियन कुछ लिखे हुए थे. 1980 तक कमाना था. 1973 एंटर द ड्रैगन आ गई. 1973 में उनका गोल पूरा होगा. क्यों? क्योंकि रोज उठ के वो अपने वॉलेट में वो पेपर देखते थे और रोज प्रैक्टिस करते थे. उनकी वो कहावत आपने सुनोगी, ब्रूस ली ये कहते हैं कि मैं उस 10,000 पंचेस से नहीं डरता हूं जिसको एक बार ट्राई किया गया, लेकिन मैं उस एक पंच से डरता हूं जिसको 10,000 बार ट्राई किया गया है. ब्रूस ली की सबसे खासियत पता है, आप लोग जाके गूगल पे वीडियोस देखेंगे आपको पता लगेगा. ब्रूस ली एक बार उनको ब्रूस ली को बहुत माना जाता था कि कभी भी किसी को पंच मारते थे ना तो वो एटलीस्ट 9 फीट दूर जाके गिरता था पंच पे. तो एक बंदा आया 7 फीट का, बोला भाई मैं तेरे को चैलेंज करता हूँ. अब तक तो ये चैलेंज करना बंद भी कर दिए थे, सब जगह डेमोन्स्ट्रेट कर दिए थे, ऐसे करते थे सामने वाला जितना भी स्ट्रांग हो गिरता था. तो 7 फीट वाला बोले मैं वर्ल्ड में चैलेंज करता हूँ, मुझे तो गिरा के बता. तो ब्रूस ली बोले यार मैं बचकानी चीज़ों से निकल गया, छोड़ो. बोला मैं करता हूँ, हर जगह हल्ला गुल्ला कर दिया. तो ब्रूस ली बोले ठीक है. तो पूरा वर्ल्ड सेरेमनी आप सोचो, पूरी दुनिया देखने आ रही है, पूरा जाइंट स्टेडियम है, ऐसा ऐसा करके ब्रूस ली ने किक मारी, 20 फीट पीछे गिरे. क्योंकि ये उनकी प्रैक्टिस का कमाल है. आपको पता है ब्रूस ली, अब अगेन हम ब्रूस ली की बात कर रहे हैं, वापस इंडिया ही आना है इसमें. ब्रूस ली किसके फैन थे आपको पता है? आप लोगों को पता है? अभी बिना सुने अगर आप लोग कमेंट्स में बताते हो, बिना सुने नहीं पता है. मैं आपको हिंट देता हूँ, आप गुजराती है ना, थोड़ा गुजरात से भी रिलेशन है उनके गुरु का. अब सोचो और हिल गए. बताओ, गामा पहलवान. अब मैं बताता हूँ, अगले बार कभी बड़ौदा आप लोग जाएं तो बड़ौदा में आज भी एक म्यूज़ियम है जहाँ पर एक 1200 किलो का पत्थर है. उस पत्थर के ऊपर लिखा हुआ है आखिरी बार इसे गामा पहलवान ने उठाया था. 1200 kgs का पत्थर. गामा पहलवान के फ़ैन थे क्योंकि गामा पहलवान जो खुद हमारे देश के थे, वो एकमात्र ऐसे रेसलर थे जिनको दुनिया में कोई भी हरा नहीं पाया. कितने भी मैचेस हो गए, हम ये रेसलिंग TNA DNA पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं, उसमें बॉक्सिंग कभी तो कोई हारता है. ये आज तक एक भी मैच नहीं हारे. एक बस इनका टाई हुआ था वर्ल्ड चैंपियन के साथ, उसको भी अगले मैच में जीत गए थे. ये सीधे अखाड़े में जाके, आपको अखाड़ों का कंसेप्ट पता ही होगा. अखाड़े आजकल तो ये कुंभ में भी बहुत चल रहा है इनका कंसेप्ट, अखाड़े अखाड़े सब बोलते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट कंसेप्ट होता है. तो अखाड़ों में जाके ये चैलेंज करते थे. उधर के वर्ल्ड चैंपियन को एंट्री नहीं दे रहे थे. बोले अरे तुम क्या होगा, क्योंकि बाहर के लोगों की हाइट थोड़ी ज़्यादा रहती है, तो हाइट वेट के चक्कर में ये हो नहीं पा रहे थे. ये मात्र 1 किलो से रह गए थे क्योंकि रेसलिंग में वेट का बड़ा वो रहता है, तो डिस्क्वालीफाई. अगले बार बोले अरे तुम मेरे को अलाउ करो अलाउ करो अलाउ करो. अलाउ किया, जो पछाड़ा पूरे वर्ल्ड चैंपियन. बस प्रॉब्लम क्या हो गई थी कि पार्टीशन के बाद
जब इनका जो वो हुआ तो इनकी फैमिली सिंध के तरफ, पाकिस्तान की तरफ वो चले गई। तो डेथ इनकी अच्छी नहीं थी, इन द सेंस बहुत गरीबी में चले गए। डिस्पाइट काफ़ी एथलीट्स का आपने सुना होगा ना कि देश के लिए इतना करते हैं बट उसके बाद वो कुछ उनको वो हो नहीं पाता, उनको मेडल्स तक गिरवी रखने पड़ रहे थे ये सारी चीज़ें खाने पीने के लिए, तो वो वाली चीज़ हो गई थी। बट ब्रूस ली जो बाहर का इंसान है, वो खुद हमारे इधर के गामा पहलवान, तो बरोड़ा के वासियों एक बार जाके ज़रूर देखेगा इस चीज़। आई नो आपको ये कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ये पॉडकास्ट हमने 2, ढाई, 3 घंटे तक किया था, लेकिन टाइम को देखते हुए ये पूरा हम एंड तक एक एपिसोड में नहीं रख पा रहे, तो इसीलिए हम इसका एक सेकंड पार्ट लेके आने वाले हैं। लेकिन सेकंड पार्ट तभी ही लेके आएंगे जब भी आपने कमेंट में लिखा है पार्ट 2। अगर मैक्सिमम लोगों ने कमेंट में पार्ट 2 लिखा तो ही मैं सेकंड पार्ट इनका रिलीज करूंगा। इतने अच्छा कन्वर्सेशन हमने सिर्फ बात की है प्रेमानंद महाराज जी की, ओशो की। हम आगे के पार्ट में बात करने वाले हैं नीम करोले बाबा की, हम आगे के पार्ट में बात करने वाले हैं श्री श्री रविशंकर की, और ऐसी बहुत सारी इनसाइट्स आपको मिलने वाली है। तो मेरे भाई अगर आप चाहते हो सेकंड पार्ट जल्द से जल्द आए तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। और हाँ, अब तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे भाई पहले सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जितने ज्यादा नंबर्स होते हैं मैं उतने ज्यादा अच्छे गेस्ट को बुला सकता हूं।